स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, आज से मैं आप लोगों को कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। जी हाँ, कहानी सुनाने आया हूँ। मैं आपको भारत की कहानी सुनाने आया हूँ। मैं आपको कहानी सुनाने आया हूँ हमारी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कैसे मानव की उत्पत्ति हुई और उसके बाद बढ़ते हुए हम लोग आज के समय को लेके आएँगे। मैं बताने आया हूँ आपको इतिहास का। बच्चों, ये एकदम कहानी के फॉर्म में होगा। बात मानो, इतना इंटरेस्टिंग क्लास है कि आप लोग क्लास अगर शुरू में देखना शुरू करोगे तो आप लोग अंत तक इसको देखते ही रहोगे, ये मेरा दावा है। बहुत कम समय में क्लास का फॉर्मेट बता देता हूँ कि क्लास का फॉर्मेट है चैप्टर बताना प्लस एमसीक्यूज का तैयारी कराना, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कराना। और ये सारा चीज होगा बहुत ही कम समय में, जिससे कि आपका कीमती समय बच जाए। और बच्चों, हिस्ट्री आपको पता है कि सारे एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम ले लो, अगर पीसीएस लेते हो, आईएएस लेते हो, एसएससी लेते हो, यूपी पुलिस, रेलवे, होमगार्ड, सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो इसको बिल्कुल आप लोग को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो चलो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में प्री हिस्टोरिक इरा कहा जाता है। हम लोग बच्चों बात करते हैं मानव की उत्पत्ति का। तो मानव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के बारे में जान लो बच्चे। पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। और इसका अगर इतिहास में विभाजन किया जाए तो विभाजन कुछ इस तरह से है। पहले आता है बच्चों महाकल्प आता है, जिसे इरा कहते हैं। महाकल्प के अंदर बहुत सारे कल्प हैं, जिसे कि पीरियड कहते हैं। और कल्प में बहुत सारे युग है, जिसे इपोक कहते हैं। तो सबसे बड़ा बच्चों क्या हुआ? महाकल्प। ध्यान दो, उसके अंदर बहुत सारे कल्प हैं और उसके अंदर बहुत सारे युग हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिन के अंदर बहुत सारे घंटे होते हैं और घंटे में बहुत सारी मिनट होती है। तो आप मान के चलो, दिन को मान लो महाकल्प, महाकल्प से छोटा हो गया कल्प, और कल्प के अंदर बहुत सारे युग आएंगे। अगर मनुष्य की बात किया जाए तो मानव नूतन जीव। जी हाँ, सिनोजोइक महाकल्प के चौथे चरण में मानव के बारे में कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति नूतन जीव, जिसे इंग्लिश में सिनोजोइक कहते हैं, उसके चतुर्थ चरण में मानव की उत्पत्ति हुई है। और स्पेसिफिक अगर चरण की बात किया जाए, चतुर्थ चरण में एक समय है जिसे कि होलोसीन कहा जाता है। बच्चों, इसे भी ध्यान दे दो। ये चतुर्थ चरण में बच्चों होलोसीन, मैं लिख देता हूं, होलोसीन। विशेष रूप से होलोसीन युग के दौरान मानव सभ्यता के विकास माना जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। आगे नूतन जीव महाकल्प के अंतर्गत चतुर्थ चरण में होलोसीन में मानव की उत्पत्ति होती है। अब इसके दो युग है। इसमें आ जाता है एक अत्यंत नूतन नूतन और दूसरा आ जाता है नूतनतम। ध्यान दो, शुरुआत में आपको हो सकता है कि थोड़ा समय काल इतना तेजी से, इतना पुराना है कि आपको समझने में दिक्कत होगा। लेकिन बच्चों, एक बार आप क्लास को 2 बार 3 बार अगर रिवाइज कर लोगे तो जिंदगी भर ये आपसे भूलने वाला नहीं। फिर से मैं बताते चलता हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, देखो बच्चों, 4.6 अरब वर्ष पुराने। और विभाजन कल्प क्या है? विभाजन का स्वरूप कुछ इस तरह से। पहले आता है बच्चों महाकल्प, महाकल्प के अंदर है कल्प और कल्प के अंदर है युग। कितनी आसान शब्दों में समझ गए। अब हम लोग युग में बात करते हैं कि मानव नूतन जीव महाकल्प के चतुर्थ चरण में है। महाकल्प के अंदर एक कल्प, कल्प के अंदर युग। मानव महाकल्प नूतन जीव महाकल्प के चतुर्थ चरण में है और चतुर्थ चरण को बच्चों नाम दिया जाता है होलोसीन। अब इसके दो युग है, एक को कहते हैं अत्यंत नूतन और दूसरे को कहते हैं नूतनतम। जो अत्यंत नूतन है बच्चों, वो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है। और नूतनतम जो है बच्चों, वो 10,000 वर्ष पूर्व से अब तक जो अभी हम लोग रह रहे हैं वो नूतनतम युग में रह रहे हैं, जिसे हम लोग होलोसीन कहते हैं। ठीक है, जो ने मैंने यहाँ बता दिया, होलोसीन। तो हम लोग जो अभी रह रहे हैं बच्चों, ये होलोसीन युग में रह रहे हैं। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मानव सभ्यता, मानव विकास की बात करेंगे। किस तरह से मानव का विकास होता है बच्चों? आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहां पे आप क्लास देख रहे हो, यज्ञ विद्या का क्लास, मेरा क्लास देख रहे हो, ध्यान से देखो। सबसे पहले रामापिथेकस का विकास होता है बच्चों। ध्यान दो, रामापिथेकस का सबसे पहले विकास होता है। रामापिथेकस बढ़ के मतलब प्रगति करके ये हो जाता है ऑस्ट्रोलोपिथेकस हो जाता है। ऑस्ट्रोलोपिथेकस से होमो इरेक्टस का उद्भव होता है। होमो इरेक्टस से नियांडरटल, नियांडरटल से क्रो-मैग्नन और क्रो-मैग्नन से
होमोसेपियन जिसे कि आधुनिक मानव कहते हैं। ये मानव की उत्पत्ति है। लोगों में से सारे बच्चे जानते होंगे कि कहा जाता है कि मनुष्य जो है बंदर के पूर्वज है, मनुष्य के पूर्वज बंदर है, जंगल से आया हुआ है। बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे रामापिथेकस, यहाँ पे बच्चों रामापिथेकस है, ध्यान दो रामापिथेकस का चाल देखो, इसका आकार देखो, ये भालू जैसा लगता है, बंदर जैसा लगता है। और आज का मानव देखो कैसे लगता है, होमोसेपियंस की तरह लगता है। तो मानव की प्रगति, मानव सभ्यता का विकास, मानव किस तरह से विकास क्रम हुआ है, इसे आप लोग बिल्कुल याद कर लो कि मानव का विकास क्रम क्या है। सबसे पहले रामापिथेकस आएगा, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आएगा, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल, फिर क्रो-मैग्नन और लास्ट में होमो सेपियंस आएगा जिसे कि आधुनिक मानव कहा जाता है। इसे याद कर लो बच्चे। क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आगे मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। जो आपको जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आया है, या तो एसएससी में आया है, या पीसीएस में आया है, या एसआई में आया है। किसी न किसी साल एग्जाम में क्वेश्चन आया है और इसी से आया है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कितना इंपॉर्टेंट ये चीज है ये आपको आगे पता चलेगा। आगे हम लोग और बढ़ते हैं। भारत में आदि मानव के जीवाश्म का पता आसानी से नहीं चला है, लेकिन बोरी जो कि महाराष्ट्र में है वहां पे मानव उत्पत्ति के चिन्ह मिलते हैं और ये लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व है, लेकिन अभी तक इसमें 100% इसके बारे में ऑथेंटिक रूप से नहीं कहा गया है। ठीक है बच्चों। हथनौरा, हथनौरा में एमपी में है बच्चों। यहाँ पे मानव का सबसे भारत में सबसे पुरातन जीवाश्म, ये पूरा सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। वो जगह का नाम है हथनौरा। हथनौरा का है बच्चों, एमपी में है। यहाँ पे मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो बच्चा आज पहली बार हमारा चैनल देख रहा है यज्ञ विद्या उसे प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि सबसे पहले कोई भी वीडियो है वो आपके सामने आ जाए। जो बच्चा हमारे क्लास का पीडीएफ लेना चाहता है वो टेलीग्राम चैनल पे जाकर पीडीएफ ले सकता है, क्लास नोट ले सकता है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आए, अपने सुझाव हमसे जरूर शेयर करें। बच्चों हम लोग बात करते हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण किस तरह से हुआ है उस पर हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही कहानी के रूप में बता रहे हैं। मैं शुरू से लेकर अभी तक जो बताया हूँ, अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप हमारे साथ जुड़े, ना सुझाव दें, आप बताएं कि आपको समझने में कहाँ दिक्कत हो रहा है। आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, एक विद्या में जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं किस टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, वो टॉपिक आपको फिर से बताया जा रहा है। बैक टू बिजनेस क्लास पे आते हैं। इतिहास का वर्गीकरण, तो इतिहास को बच्चों तीन रूप में बांटा गया है, तीन वर्गों में बांटा गया है। सबसे पुराना होता है पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसे कि हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक एरिया या इरा। उसे के बाद आता है आदि ऐतिहासिक। आदि का मतलब बच्चों यहाँ होता है आधा, आदि ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक। और थर्ड वन इज ऐतिहासिक हिस्टोरिक। पूर्व ऐतिहासिक के बारे में यहाँ पे सिर्फ पुरातन सामग्री ही है, अवेलेबल है। पूर्व ऐतिहासिक के बारे में जानने के लिए ना ही हमारे पास कोई लिपि है, ना ही यहाँ पे विदेशी यात्रियों का विवरण है। पूर्व ऐतिहासिक काल काफी पहले का समय है। यहाँ पे जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक सामग्री है। आप कहोगे पुरातात्विक सामग्री क्या होता है, तो बच्चों पुरातात्विक सामग्री का मतलब होता है जो खनन करके हमें मिला है, जैसे कोई पुराना औजार, कोई ऐसा खोपड़ी, ये होता है पुरातात्विक स्रोत। अब आ जाओ आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों तरह के स्रोत अवेलेबल है। लेकिन जहां तक साहित्यिक स्रोत की बात किया जाए बच्चों, वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जैसे कि 3000 वर्ष पुरानी लिपि है, सिंधु घाटी की बहुत सारी लिपि वो पढ़ी नहीं गई है। तो ये जो होता है वो उससे पहले का भी काल है, उस समय की लिपि पढ़ी नहीं गई है। तो 3000 बीसी सिंधु घाटी, उससे पहले का समय, ये हमारा आ जाता है आदि ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल में बच्चों वो समय आता है जिसमें कि पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत हमारे पास अवेलेबल है, साथ ही साथ विदेशी यात्रियों का विवरण भी अवेलेबल है। तो आज के समय में हम लोग ऐतिहासिक काल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी है बच्चों, पुरातात्विक स्रोत भी है, प्लस विदेशी यात्रियों का विवरण भी है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों विकास के सिद्धांत का, कि किस तरह से विकास हुआ है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रिंसिपल दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, विकास से संबंधित दो तरह के सिद्धांत दिए गए इतिहास की अगर बात किया जाए। एक है विकासवादी, जिसे कहा जाता है इवोल्यूशनरी। विकासवादी सिद्धांत बच्चों बताता है कि
एक धीरे-धीरे विकास हुआ है। पहले जंगली अवस्था में था, फिर बर्बर अवस्था में आया, अंत में सभ्यता की अवस्था में मनुष्य आ गया। ये है विकासवादी मतलब क्रमतः क्रम-क्रम बढ़ना। आप उदाहरण में समझ लो, कोई बच्चा आता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या तुरंत वो 50 साल का हो जाता है? नहीं होता है। वो धीरे-धीरे होता है, पहले 5 साल, 10 साल, 20, 30 फिर 50 होगा। ये दूसरे शब्दों में आप इस तरह समझ लो कि जब बच्चे का जन्म होता है, उसके कुछ साल बाद वो प्री स्कूल में जाता है, जिसे प्ले स्कूल कहते हैं, फिर मिडिल स्कूल में जाता है, फिर हाई स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, बाद में फिर जॉब में आता है या नहीं भी आता है, फिर शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, अंत में वो बच्चा जो जन्म लिया था काफ़ी साल पहले वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों ये विकास होता है, धीरे-धीरे विकास होता है। तो मनुष्य के बारे में बताया गया है कि एक थ्योरी है कि ये विकासवादी सिद्धांत पे आधारित है। जैसे कि पहले मनुष्य जंगली अवस्था में था, उसके बाद बर्बर अवस्था में आया, अंत में सभ्यता की अवस्था में आया। मतलब पहले पहले पुराने मनुष्य जो थे वो जंगली जानवर की तरह कच्चे मांस खाते थे, फिर धीरे-धीरे जैसे आग का आविष्कार हुआ तो मांस को पका के खाने लगे, फिर उसके बाद खेती करना शुरू किया। आज के समय में आप देख लो मनुष्य कहाँ पे चला गया है। तो ये पहला सिद्धांत है विकासवादी, दूसरा सिद्धांत है बच्चों जिसको कहा जाता है विसरणवादी सिद्धांत, डिफ्यूजनरी इसे कहा जाता है विसरणवादी सिद्धांत। इसका मतलब है कि एक स्थान पे आविष्कार हुआ है और वो उसका प्रसार धीरे-धीरे दूसरे जगह पे हो गया। जैसे मान लो कि किसी चीज़ का आविष्कार आज के समय में जैसे आप कहते हो आज के समय में कोई भी टेक्निकल चीज़ है आप देखते हो कि चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी या एआई उसका आविष्कार मेनली यूएसए में ये सब होता है। फिर धीरे-धीरे जो है वो खुद ब खुद हर एरिया में फैल जाता है। तो विसरणवादी सिद्धांत बताता है कि मनुष्य का प्रादुर्भाव एक स्थान पे हुआ, फिर वहाँ से वो अन्य स्थानों पे प्रसारित हो गया। हम लोग बात करते हैं बच्चों पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल सबसे पहले पुरापाषाण काल की बात करते हैं, पूर्व ऐतिहासिक में पुरापाषाण काल की बात करते हैं। पुरापाषाण काल के अंतर्गत 3 भागों में इसे हम लोग बाँट सकते हैं। एक होता है आरंभिक पुरापाषाण काल जिसे निम्न पुरापाषाण काल भी कहते हैं। इसका समय काल बच्चों 5 लाख बीसी से लेके 50,000 बीसी है। बच्चों देखो, जो पुरानी घटनाएँ वहाँ पे ईयर में कन्फ्यूजन हो सकता है। बहुत जगह 5 लाख से 50,000 है, जैसे मध्य पुरापाषाण में 50,000 से 40,000 है, कहीं पे 50,000 से लेके 10 25,000 भी है। तो इस पे आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होना क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखोगे किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है कि निम्न पुरापाषाण काल का समय अवधि क्या है? कभी नहीं पूछा गया। आप देख लो कोई भी एग्ज़ाम देख लो, पीसीएस देख लो एसआई का एग्ज़ाम देख लो, कांस्टेबल देख लो, होमगार्ड देख लो, ये एग्ज़ाम कभी नहीं पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि समय काल क्या है। लेकिन जो वेल एक्सेप्टेड है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बाँटा गया, एक है आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल, जिसका समय अवधि है 5 लाख बीसी से लेके 50,000 बीसी अर्थात 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 50,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल का अवधि है 50,000 से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक। उच्च पुरापाषाण काल का अवधि है 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन करके बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पालियोलिथिक कल्चर, उसकी हम लोग बात करते हैं बच्चों। इसकी इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे उस समय औजार के रूप में मुख्यतः खंडक जिसे कि चॉपर कहा जाता है और हैंड एक्स, हस्त कुठार, ये दोनों प्रचलित था। अगर ये इसका एरिया डिवाइड किया जाए तो ये सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति में 2 रूपों में ये विकसित हुआ। सोहन संस्कृति उत्तर भारत में सिंधु की सहायक नदी सोहन के किनारे था, जहाँ पे पेबुल और चॉपर चॉपिंग उपकरण का प्रयोग किया जाता था। और सोहन संस्कृति का खोज सबसे पहले डीएन वाडिया ने 1928 में किया था। ध्यान रखो बच्चों, जितना चीज़ बता रहा हूँ सारा सारा एग्जाम को लेके बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से देखना। जहाँ तक मद्रास संस्कृति की बात है बच्चों तो दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ और इसमें प्रधानता थी हस्त कुटाल का। देखो, दक्षिण भारत में ये जो है, ये दक्षिण भारत में इसकी प्रधानता थी। ठीक है बच्चों? और इसकी प्रधानता थी उत्तर भारत। अ, जो रॉबर्ट ब्रसफुट 1863 में पल्लवरम से पहली खिलवाड़ी का इन्होंने पता लगाया था। कुछ मुख्य स्थल देख लेते हैं निम्न पुरापाषाण काल की। देखो एक पहलगाम है, पहलगाम आपको दिखा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में है। दिडवाना है, ये राजस्थान में है। भीमबेटका ये आपको मध्य प्रदेश में है।
नेवासा महाराष्ट्र में, अतिरापक्कम ये आपको तमिलनाडु में, बेरन घाटी बच्चों ये आपको यूपी में है। ये मुख्य स्थल है निम्नपुरा पाषाण काल का। इसके अलावा इस समय निम्नपुरा पाषाण काल में कच्चे माल के रूप में क्वार्टजाइट पत्थर का यूज होता था और एक विशेष बात इंपॉर्टेंट चीज इसे बिल्कुल ध्यान रखो वो क्या है, वो ये है कि गंगा यमुना और सिंधु के मैदानी इलाकों में यहाँ के स्थल पुरा पाषाण काल में नहीं मिले हैं। ध्यान दो, गंगा यमुना और सिंधु के मैदानों के जितने भी स्थल हैं वो इस समय नहीं मिले हैं। अब हम लोग बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल का। मध्यपुरा पाषाण काल को बच्चों फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन कारण है कि फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। और इसकी विशेषता है सल्क जिसे फलक कहते हैं, उपकरणों की प्रधानता इस समय की विशेषता है। कच्चा माल के रूप में मध्यपुरा पाषाण काल में जेस्पर चर्ट इसका यूज किया जाता था। नेवासा नेवासा महाराष्ट्र में है। इसे प्रारूप स्थल माना गया है मध्यपुरा पाषाण काल का। और नेवासा का खोज किसके द्वारा किया गया है वो भी ध्यान रखो, एच डी सकलिया के द्वारा किया गया। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए। मध्यपुरा पाषाण काल का स्तर मुख्य रूप से संपूर्ण देश में पाया गया है। तो हम लोग बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल का। बच्चों क्लास वो सब चीज बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्लास ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो आप दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन आप इससे लिख सकते हैं, लेकिन आप पीसीएस प्री का क्वेश्चन आप इससे बना सकते हैं। तो प्री एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जिसे हम लोग वनडे का एग्जाम कहते हैं, उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत ध्यान से देखना है। अब हम लोग बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल का। उच्च पाषाण काल में मुख्य सामग्री लंबे स्थूल पत्थर के रूप में पाया जाता था। इस काल में उपकरण में खींचनी और खोजनी की प्रधानता रहती थी। आधुनिक मानव का उदय बच्चों उच्च पुरापाषाण काल में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। आधुनिक मानव का उदय का मतलब है होमोसेपियंस का उदय उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। उच्च पुरापाषाण काल में कला का भी विकास हुआ है जिसका कि साक्ष्य मिलता है भीमबेटका में। वहां पे हरे और गहरे लाल रंग के चित्र पाए गए हैं। उपकरण के रूप में अगर देखा जाए, अस्थि उपकरण और ब्लेड यहाँ पे मिला है। भारत में शुतुरमुर्ग भी इस समय मिले। मगर लोहदा नारे जो कि बेलन घाटी में है, वहां पे अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति भी मिला है। ये सब मिला है बच्चों उच्च पुरापाषाण काल में। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का मात्र उपभोक्ता ही नहीं था बच्चों, वो उसका उत्पादक भी बन गया। इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थ जो है वो उत्पादित करना भी वो सीख लिया था कुछ पुरापाषाण काल में। ये तो हो गया पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को तीन रूप में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो भाई मध्य पाषाण काल, पाषाण काल का समय अवधि है बच्चों 9000 बीसी के आसपास का समय अवधि है। और इस समय सूक्ष्म पाषाण उपकरणों जिसको कि माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, मतलब छोटे उपकरण। देखो जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते गया वैसे वैसे उपकरण छोटे छोटे आने लगे। पहले जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर का यूज होता था, मध्य पाषाण काल में जो है कर छोटे छोटे उपकरण के रूप में, सूक्ष्म उपकरण के रूप में पत्थर का उपयोग किया जाने लगा। इस समय तीर कमान का आविष्कार हो गया था। शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशुपालन की शुरुआत, ये सब बच्चों मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था। मध्य पाषाण काल के जीवन स्तर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। कहाँ पे है पशुपालन का साक्ष्य बच्चों? आदमगढ़ एमपी में है और बागोर। यहाँ पे 5000 बीसी में प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है पशुपालन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बागोर और आदमगढ़ में प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है पशुपालन का। समय अवधि है 5000 बीसी में। सराय नाहरलाय और महादहा, यहाँ पे सावधान सावधान का प्रमाण मिलता है। और इसमें ध्यान दो कि शव का सिर पश्चिम की दिशा में था। और युगल समाधि का साक्ष्य मिलता है। युगल समाधि का मतलब हो गया बच्चों की पुरुष और महिला दोनों की समाधि, दोनों को एक साथ मिट्टी में दफन किया जाता था। युगल समाधि का प्रमाण मिलता है मध्य पाषाण काल में। इस समय की अगर बात किया जाए तो भीमबेटका से बच्चों मानव अंत्येष्टि का भी प्रमाण मिलता है। साथ ही साथ स्तंभगढ़ का पहला साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। सराय नहरला और महदाह से स्तंभगढ़ का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलता है।
स्तंभगढ़ का मतलब क्या होता है? स्तंभगढ़ का मतलब होता है कि लोगों ने झोपड़ियाँ निर्मित की और उसमें निवास किया। स्तंभगढ़ कहा जाता है कि जब लोग घर बनाने लगते हैं, तो उसे कहा जाता है स्तंभगढ़। और उसका पहला साक्ष्य मिलता है साराय, नाहरराय, महदाह से मिलता है। बहुत ध्यान का चीज़ है, ध्यान रखो। वहाँ से मिलता है स्तंभगढ़ का प्राचीन साक्ष्य मिलता है। मानवीय आक्रमण और युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य भी सराय नाहरराय से मिला है। रंगनाज लंगनाज जो कि गुजरात में लंगनाज, वहां से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। अब हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल को बच्चों नवपाषाण क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है उसे मैं बता दूं कि नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग, नियोलिथिक शब्द जो है बच्चों सबसे पहले प्रयोग सर जॉन लुबाक द्वारा 1865 में किया गया था। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, मुख्य विशेषता क्या है? कृषि, पशुपालन, मृदवान, पॉलिशदार उपकरण, ये सब इसकी मुख्य विशेषता है। इसका मतलब है कि इस समय मनुष्य कृषि करना शुरू किया, इस समय मनुष्य पशुपालन में आ गया, इस समय पॉलिशदार उपकरण का प्रयोग किया जाना लगा और इस समय मृदवान मतलब मिट्टी के बर्तन भी बनने लगे। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान, प्राचीन काल में तो सब भारत का ही पार्ट था, तो मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। समयावधि है 7000 बीसी और जो सबसे पहला फसल मिलता है वो गेहूं और जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है। कहाँ पे मिलता है बच्चों? मेहरगढ़ में मिलता है जो कि बलूचिस्तान में है। भाई, तो अगर हम लोग बात करें नवपाषाण में कश्मीर का कुछ कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे इसमें कश्मीर भी है। कश्मीर में बच्चों बुर्ज होम से बच्चों गर्तवास का अ, पता चलता है। गर्तवास होता है बच्चों जमीन के नीचे रहने के लिए जो घर बनाया जाता है, खासकर ठंडा से बचने के लिए उसे कहा जाता है गर्तवास। कश्मीर में कितना ठंडा होता है आपको पता होगा, तो बुर्जोम में गर्तवास का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि पालतू कुत्ते के मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी हमें मिला है बुर्जहोम से। तो बुर्जहोम नवपाषाण कालिक स्थल है। उत्तरी नवपाषाण कालिक स्थल ये कश्मीर का है। कश्मीर में इसके अलावा गुपकलार भी है, ये भी एक नवपाषाण कालिक स्थल है। अगर मध्य और दक्षिण भारत की बात करें तो बेलन घाटी, कोलडीवा और उतनूर, ये सब जो है ये सब एरिया है नवपाषाण जगह का। नवपाषाण काल में ये सब जगह था। कोल्डिवा से नवपाषाण काल की हम लोग बात कर रहे हैं। कोल्डिवा जो यूपी में, वहां पे चावल की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला। विश्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है चावल की खेती का, यूपी के कोल्डिवा से मिला है। समय अवधि है 6000 बीसी, 6000 ईसा पूर्व में। चौपानी मांडो से बच्चों मृदवान के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले। ये उत्तर भारत का है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो नवपाषाण कालिक स्तर में आ जाएगा मास्की गुर्जरा, मास्की ब्रह्मगिरी और हुल्लूर, ये सब प्रमुख स्थल है। अगर फसल की बात किया जाए तो रागी और कुल्थी, ये सब प्रमुख फसल है नवपाषाण काल की। उतनूर और कुफगढ़, ये उतनूर और कुफगढ़ को मवेशी के बाड़े जलाने का सबूत यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अब अगर बच्चों हम लोग एक संक्रमण काल को देखते हैं तो पहले आता है बच्चों पाषाण काल आता है जिसे स्टोन एज कहते हैं, फिर आता है ताम्रपाषाण काल, उसके बाद आता है कांस्य युग। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य युग आता है, ब्रोंज एज। तो ये हमारा इस तरह से आगे पढ़ाया होगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे पाषाण काल की। अब अगर मानव प्रगति की बात किया जाए तो नवपाषाण काल 1000 बीसी तक जारी रहा। इसके बाद पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग शुरू होने लगा जिसे कि हम लोग कहते हैं ताम्रपाषाण काल कहते हैं। मानव प्रगति की अगर बच्चों बात करें तो पहले शिकारी था, फिर खाद्य संग्राहक हो गया, फिर खाद्य उत्पादक मानव बन गया। बच्चों ये हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन के आधार पे आप लोग आराम से समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और इसका जवाब बच्चों होगा अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्मस्थली कहा जाता है। सॉरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। और इसका ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसका जवाब बच्चों हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुसार दर्शाता है? मैंने शुरू में ही बताया था कि मानव विकास के 6 चरण है। यहाँ पे आपको दिखाना है कि इसमें सही कौन सा है। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन सही आपका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों सही होगा बच्चों? क्योंकि इसमें जो विकास का क्रम है, पहले ऑस्ट्रेलोपिटेकस आएगा, ए होगा बच्चों। उसके बाद होमो इरेक्टस आएगा, फिर निएंडरथैल आएगा, फिर क्रो-मैग्नन आएगा। कुल 6 चरण है। अगर रामापिथेकस रहता तो रामापिथेकस बच्चों ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पहले आता, इससे पहले आ जाता रामापिथेकस, इससे पहले रामापिथेकस आ जाता। लेकिन ये चूंकि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, और क्रो-मैग्नन इसके बाद आ जाता बच्चों होमो सेपियंस लास्ट में। लेकिन हमें सिर्फ 4 चरण दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से दो, एग्जाम में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। 6 चरण है, 6 चरण आप लोग ध्यान रखो कि सबसे पहले बच्चों आएगा रामापिथेकस, फिर आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथैल, फिर क्रो-मैग्नन, फिर अंत में आधुनिक मानव जिसे कि होमो सेपियंस कहा जाता है। ये 6 चरण है। 6 चरण को उल्टा-पुल्टा करके आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपको अगर चरण पता रहेगा तो क्वेश्चन कितना भी घुमा दूं, आप बिल्कुल सही करके आओगे। अगला सवाल है बच्चों कि निम्नलिखित में किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथैल, होमो इरेक्टस या क्रो-मैग्नन। मानव का आदि पूर्वज बच्चों होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस होगा। ध्यान दो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्यों हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे रामापिथेकस ऑप्शन में नहीं है। पूर्वज सबसे पहले रामापिथेकस आया था। अगर क्वेश्चन में रामापिथेकस होता तो आपको रामापिथेकस देना होता। इसमें सबसे प्राचीन को हम देंगे। अगर कहा जाए मानव का आदि पूर्वज सबसे पहले, तो जो सबसे प्राचीन है उसे हम लोग चिन्हित करेंगे। यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों में सबसे प्राचीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसीलिए आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर से बता दूं, अगर ऑप्शन रहता रामापिथेकस तो आपका जवाब होता रामापिथेकस। अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बोलन घाटी या वेलन घाटी। और इसका जवाब बच्चों होगा नर्मदा घाटी। अगला सवाल है, होमो इरेक्टस एक कपाल निम्न में से किस स्तर से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में अखनोरा, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोहन घाटी में बागौर या बेलन घाटी में बांसगांव। तो इसका जवाब बच्चों होगा नर्मदा घाटी में हथनोरा। देखो बच्चों, हथनोरा जो है वो भी एमपी में, होशंगाबाद भी एमपी में। तो क्यों हथनोरा होगा? क्योंकि हथनोरा एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। हथनोरा होशंगाबाद जिले में ही आता है। ध्यान दो, अगर ऑप्शन में हथनोरा नहीं रहेगा तो हम लोग होशंगाबाद में टिक मारेंगे, लेकिन जहाँ पे हथनोरा दिया है तो हम लोग स्पेसिफिक रूप से हथनोरा में सही करेंगे। हथनोरा है कहाँ? तो हथनोरा बच्चों एमपी के होशंगाबाद में एक जिला है, उसमें हथनोरा है। तो आपका जवाब इसमें होगा नर्मदा घाटी के हथनोरा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, होमो इरेक्टस को, निएंडरथैल को या क्रो-मैग्नन को। और आपका जवाब होगा बच्चों होमो इरेक्टस को आग की खोज का श्रेय दिया जाता है। किसे निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, पिथेकेंथ्रोपस को, निएंडरथैल को या क्रो-मैग्नन को? इसमें जवाब होगा बच्चों निएंडरथैल को। देखो बच्चों, बात मानो, ऐसा सवाल है कि कभी भी रिपीट कर सकता है कि किसने आग का आविष्कार किया और किसने मृतक का अंतिम संस्कार किया। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो 6 मानव सभ्यता का जो 6 चरण है, 6 विकास का रूप है, किस-किस ने क्या किया है। सबसे पूर्वज अगर पूछा जाएगा तो आपको हमेशा रामोपिथेकस का नाम देना होगा। अगर रामापिथेकस ऑप्शन में रहता है तो। नहीं रहता है तब किसका नाम दोगे? नहीं रहता है तो जो उससे प्राचीन, उसके बाद है, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है, उसका नाम देखो। जैसे पूछा गया है कि अग्नि का खोज किसने किया? तो आपको जवाब देना होगा होमो इरेक्टस ने। किसने मृतकों का अंतिम संस्कार कर किया है सबसे पहले? तो आपका जवाब होगा निएंडरथैल। अगला सवाल है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? और आपका जवाब होगा बच्चों इसमें पल्लवरम में भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालिक उपकरण रॉबर्ट बर्सफुट को कब मिला था? ऑप्शन है 1860, 1863, 1873, 1878। और आपका जवाब होगा बच्चों 1863 में। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? और इसका भी जवाब बच्चों होगा रॉबर्ट ब्रसफुट को कहा जाता है आधुनिक प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है।
व्यापासान मानव का जीवन पूर्णतया था। ऑप्शन है ग्रामीण, नागरिक, आधुनिक या पूर्ण। ये आपको पता होना चाहिए। क्या उस समय ग्रामीण था? नहीं था। नागरिक था? नहीं था। आधुनिक था? नहीं था। बच्चों उस समय प्राकृतिक था, नेचुरल था, प्रापाषाणी थे मानव का जीवन। ये आप समझ लो उस समय जंगल में रहते थे, जो मिल गया वो खा लिए, तो ग्रामीण कैसे हो? ग्रामीण व्यवस्था में तो फिर भी एक व्यवस्था रहता है, चाहे छोटा झोपड़ी जैसा घर रहता है, नाले छोटे रहते हैं, लेकिन एक व्यवस्था रहता है। अगर नागरिक कहा जाए तो शहर का रूप रहता है, आधुनिक कहा जाए तो आजकल का रूप है। लेकिन पुनर्पाषाण काल में प्राकृतिक था, जो प्रकृति ने बना दिया वही पुनर्पाषाण काल के मानव का जीवन था। अगला सवाल है, पूर्व पाषाण कालिक मानव का मुख्य धंधा क्या था? कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन या शिकार करना? तो इसको इसमें आपका जवाब होगा बच्चों, इसमें आपका जवाब होगा शिकार करना। अगला सवाल है, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? जुआ, संगीत, घुड़सवारी या शिकार? तो जवाब आपका होगा शिकार था। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था बच्चों शिकार। अगला सवाल है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग जलाना, कुम्भकार का चाक, धातु उपकरण या सूत बुनाई? और जवाब इसका होगा आग जलाना। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ऑप्शन है पुरापाषाण संस्कृति, मध्यपाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति या ताम्रपाषाण संस्कृति। और आपका जवाब बच्चों होगा पुरापाषाण संस्कृति। बच्चों जितना सवाल है सब आपके अभी जो मैंने पढ़ा है उससे मैं पूछ रहा हूँ, तो इसलिए मैं तेजी से जी बता रहा हूँ जिससे आप लोग का रिवीजन हो जाए। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है तो स्पेसिफिक रूप से कमेंट करके जरूर मुझसे पूछे कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस स्थल से पुरापाषाण कालिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए? ऑप्शन है सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अतिरपक्कम या आहार? तो जवाब आपका होगा आहार से। जवाब होगा बच्चों आहार। अगला सवाल है, निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? पहला है वो कोर उपकरण का प्रयोग करता था, वो लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वो पशुपालक था या वो पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था? इसका जवाब होगा वो कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गडासा, विदारणी या सेल्ट? तो जवाब आपका होगा इसमें सेल्ट। सेल्ट जो है वो पुरापाषाण कालिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। उच्च पुरापाषाण पाषाण का उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा घाटी, सोन घाटी, वेलन घाटी या गोदावरी घाटी? और इसका जवाब होगा बच्चे वेलन घाटी से प्राप्त हुई है। क्या होगा बच्चा? वेलन घाटी में हम लोग टिक लगाते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का क्लास था। आज का क्लास प्लस आज का एमसीक्यू। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको फायदा दिया होगा। बच्चों हम लोग डेली आप लोगों के लिए हिस्ट्री अभी लेके चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी कुछ एग्जाम आने वाला है। आपका होमगार्ड का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, उसमें हिस्ट्री एक मेजर पार्ट है। तो अभी हिस्ट्री लेके चल रहे हैं। हर सेक्शन वाइज हम लोग क्लास करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, कम समय में डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं कि जिस बच्चे को हमारे क्लास का पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। सोशल नेटवर्क की साइट यूट्यूब, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, ट्विटर हो, सारी जगह जग विद्या से आप जुड़ सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप बात करना चाहें तो जो स्क्रीन पे नंबर आपका है 8178 333 895, उस पर कॉल करके ये विद्या की टीम से आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको हेल्प किया है। और सरकारी नौकरी की तरफ आप विश्वास मानिए, अगर क्लास करते रहेंगे तो सरकारी नौकरी आपकी पहुंच से ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये क्लास सारे एग्जाम को कवर करेगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखोगे और जो पढ़ाने का तरीका आप अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल से मिलाते हो, एसएससी से मिलाते हो, या आप होमगार्ड से मिलाते हो, तो आपको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जो बच्चा आज पहली बार हमारा चैनल देख रहा है, कृपया करके हमारे चैनल को यूट्यूब पे यश विद्या चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम आपने हमारा चैनल देखा, आपने हमारा क्लास इतना धैर्य से देखा, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। यश विद्या से जुड़े रहिए, फिर मिलता हूँ नए क्लास के साथ। बाय बाय।